हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि हमारा जो क्लास 12 का मैथ्स का एनसीईआरटी का चैप्टर मैंने स्टार्ट करा है आव्यूह। और ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। इसमें मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक ही वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, आव्यूह का चक्रव्यूह स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। और आपको मैं पहले बता दूँ कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या और आव्यूह होता क्या है, हमारे सिलेबस में ये चैप्टर किस लिए रखा गया है और क्या इंपॉर्टेंट है इसकी, और इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो हम स्टडी करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि हम क्या क्या स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आव्यूह क्या होता है। फिर हम ये देखेंगे अगर वो होता है तो उसका क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि क्या उसका निरूपण होता है। जैसे कि प्लस का साइन बनाते हैं, माइनस का बनाते हैं, डिवाइड का बनाते हैं, तो ऐसे आव्यूह का क्या साइन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आव्यूह का क्रम क्या होता है या कोटि। एग्जाम में दोनों वर्ड आ जाते हैं, क्रम भी कोटि भी, तो हमें दोनों वर्ड याद रखने हैं। ठीक है, और इसका इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है, इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, फिर हम देखेंगे आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे आव्यूह की समानता क्या होती है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि दो आव्यूह हैं तो वो किस तरीके से समान होंगे, हम ये कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे आव्यूह का योग। मान लो दो आव्यूह हैं तो उन्हें जोड़ा कैसे जाता है, जैसे दो नंबरों को ऐड करा जाता है। ठीक है, दो आव्यूह हैं उनका अंतर कैसे होता है, यानी कि उन्हें माइनस कैसे किया जाता है। फिर हम देखेंगे आव्यूह का गुणन क्या होता है, उनकी मल्टीप्लाई कैसे होती है। फिर हम देखेंगे आव्यूह का परिवर्त। परिवर्त को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे आव्यूह ए है तो ए के ऊपर आप डैश लगा देंगे। ठीक है, ये होता है आपका ट्रांसपोज। फिर हम देखेंगे आव्यूह का व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम आप जैसे कि जानते हैं, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनवर्स, इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स। इनवर्स मीन्स किसी भी आव्यूह की पावर -1। ठीक है, फिर हम देखेंगे आव्यूह के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज, और दैट्स ऑल। इन टॉपिक्स को क्लियर करने के साथ ही हमारा जो चैप्टर है आव्यूह वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसे डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। बहुत ही इजी वे में आपको मैं समझा दूंगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि आव्यूह क्या होता है। तो बेसिकली एम एन संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय आपने क्लास 11th में भी पढ़ रखा है और नहीं भी पढ़ रखा है, तो हम थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ कि समुच्चय क्या होता है। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। ठीक है, सुपरिभाषित समूह को हम समुच्चय कहते हैं, यानी कि एम एन जो संख्याएं रखी जाएंगी, और हमें ये पता है समुच्चय में कि कुछ संख्याएं ही होती हैं। ठीक है, तो समुच्चय को हम आव्यूह कहते हैं। ठीक है, उसमें संख्याएं कितनी होंगी, एम एन। अब एम और एन क्या है ये हम आगे देखेंगे, और इसको प्रदर्शित किससे करेंगे, ये संख्या रखी कैसे जाएंगी। जैसे कि आपको पता है कि समुच्चय का सिंबल कर्ली ब्रैकेट होता है, लेकिन आव्यूह का सिंबल हम बॉक्स ब्रैकेट यानी कि बड़ा ब्रैकेट, या जो राउंड ब्रैकेट होता है हमारा फर्स्ट छोटा ब्रैकेट, इससे हम प्रदर्शित करेंगे। इसमें आप संख्याएं रखेंगे। ठीक है, वो आव्यूह होंगी, लेकिन संख्याएं किस क्रम में रखी जाएंगी वो भी हमें देखना है। तो मैंने आपको बताया था कि एम एन संख्या होती है। एम यहाँ पे होती है पंक्ति। पंक्ति जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है आपकी लेटी हुई सीधी रेखा, लाइक दिस, ये आपकी पंक्ति होती है। ठीक है, और आपकी खड़ी हुई लाइन यानी कि सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन जो होती है, ये खड़ी हुई लाइन वर्टिकल लाइन आपकी कॉलम होती है। ठीक है, तो आपको पता चल गया एम पंक्ति होती है, एन कॉलम होती है। इनका कोई इंटरचेंज नहीं हो सकता कि आप एन पंक्ति कर दें, एम पंक्ति होती है, एन कॉलम होती है। ठीक है, और कॉलम को हम हिंदी में स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, आव्यूह की संख्याओं को, जो आप इसमें संख्याएं रखेंगे इन आव्यूह में, उसे हम अवयव कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसका निरूपण कैसे किया जाता है। इसका निरूपण आप देखेंगे अंग्रेजी के जो अल्फाबेट्स होते हैं कैपिटल ए बी सी, उससे तो आप आव्यूह को निरूपण करेंगे, लेकिन अगर उसके अंदर जो आप संख्याएं रखेंगे, उसके अंदर जो आप डिजिट रखेंगे, वो होंगे आपके छोटे अल्फाबेट, यानी कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड। आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से निरूपण करना है। ए आपको कैपिटल लेना है, अंदर के अवयव आपको स्मॉल लेना है। अब आई जे में आपको क्या है वो मैं आपको आगे समझाऊंगी कि कैसे बनता है आई जे। ठीक है, एम क्रॉस एन ही लिखना है। एम क्या होगी पंक्ति, एन क्या होगा स्तंभ। ठीक है, ये याद रखना है कि पंक्ति की संख्या को हमेशा पहले रखना है, चाहे वो कुछ भी हो, और फिर उसके बाद आपको स्तंभ की संख्या रखना है। ठीक है, ऐसे मैंने बी का एग्जाम्पल लिया था, हम और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आव्यूह का क्रम या कोटि क्या होगी। तो जैसे कि हमने देख रखा है यहाँ पे एम क्रॉस एन आ रहा है, एम क्रॉस एन आ रहा है, तो ये जो आपके ब्रैकेट के बाहर रेस्पेक्ट में लिखे जाते हैं नंबर्स, यानी कि एम क्रॉस एन, यानी कि पंक्ति की संख्या मल्टीप्लाई स्तंभ की संख्या को आव्यूह की कोटि कहते हैं। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। अब आपको एक नोट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि अगर आप एम क्रॉस एन की मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लीजिए एम 2 है, ये 3 है, तो 2 3 से क्या हो जाएगा 6, तो 6 अवयव हो जाएंगे उस आव्यूह में। ठीक है, क्लियर हो रही है मेरी बात। ठीक, अब हम देख लेंगे आव्यूह के प्रकार। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं आव्यूह के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहला आव्यूह हमारा क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह को हम इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल में सीधी रेखा। ठीक है, सीधी रेखा। अब मैं इसका एग्जांपल आपको समझा देती हूँ। एग्जांपल अगर मैंने ले लिया, एक आव्यूह लिया है, आप देख लीजिए इसमें पंक्ति कितनी है, सीधी लाइनों को हम काउंट करेंगे 1 2, तो पंक्ति की संख्या पहले। ठीक है, फिर हम वर्टिकल लाइन्स को काउंट करेंगे 1 2
3, यानी कि स्तंभ कितने हैं इसमें 3, ठीक है। तो इसका क्रम कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, ठीक है, या 2 क्रॉस 3, ठीक है। अब आपको देख रहे हैं यहाँ पे आप कि पंक्ति की संख्या कम है और स्तंभ की संख्या ज्यादा है, तो वह आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम होती है, यहाँ पे एक वर्ड याद रखना है, कम होती है, तो उस आव्यूह को हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज आव्यूह, ठीक है। मेरी बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मीन्स वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब मैं एग्जांपल से फिर समझा देती हूँ आपको कि बी मैंने कोई आव्यूह ले लिया जिसमें आप देख रहे हैं कि स्तंभ कितने हैं 1 2, ठीक है, पंक्ति कितनी है 1 2 3, ठीक है, तो 3 पंक्तियां और स्तंभ कितने हैं 2। अब आप यहाँ देख रहे हैं पंक्ति की संख्या ज्यादा है, स्तंभ की संख्या कम है, तो वह आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक है, यानी कि वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए मैं जो मैंने आव्यूह के प्रकार वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं मैं वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। उस पर मैंने स्टार बना दिया, वैसे मैंने सारे इसके सारे प्रकार आपको लिखे हैं, क्योंकि आप एक मैथ के स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि आव्यूह और किस किस प्रकार का होता है, क्योंकि आप अगर फर्दर स्टडीज में जाएंगे तो आपको ये मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने स्टार बना दिया जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में स्किप नहीं करना, बाकियों को आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट है वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आप जानते हैं कि स्क्वायर क्या होता है, जिसमें 4 साइड इक्वल होती है, ठीक है। 4 साइड इक्वल का मीनिंग इसमें क्या है, इसमें हमें याद रखना है कि जो रो और कॉलम होती है, यानी कि एम और एन की वैल्यू इक्वल हो जाती है, उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं, यानी कि पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हो जानी चाहिए। तो इसका एग्जांपल या तो 2 क्रॉस 2 का बनेगा या 3 क्रॉस 3 का बनेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का लिखा है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए, वह आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पंक्ति आव्यूह, ठीक है। पंक्ति आव्यूह को पंक्ति सदिश भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है। पंक्ति आव्यूह यानी कि इंग्लिश में हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है, मैंने जिसमें सिर्फ एक रो हो, यानी कि पंक्ति एक होनी चाहिए और स्तंभ ज्यादा हो सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, आप देख रहे हैं इसमें एक ही पंक्ति है, दूसरी तीसरी कहीं भी नहीं है, लेकिन अगर आप स्तंभ देखेंगे तो 1 2 3 4 स्तंभ है इसमें, और पंक्ति कितनी एक, तो जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, पंक्ति आव्यूह, ठीक है। एक पंक्ति पंक्ति आव्यूह। इसी का ही अपोजिट हमारा फिफ्थ है स्तंभ आव्यूह, यानी कि एक पंक्ति थी तो पंक्ति आव्यूह, एक स्तंभ होएगा तो स्तंभ आव्यूह, और पंक्ति आप देख रहे हैं यहाँ पे एक से ज्यादा है 1 2 3 और स्तंभ ओनली 1, ठीक है। क्लियर हो रही है मेरी बात? नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, मुख्य विकर्ण, ठीक है। ये कोई आव्यूह नहीं है, ये विकर्ण की डेफिनेशन है। विकर्ण आपको पता है, अगर कोई आयत होता है उसके दो अपोजिट वर्टिसेस को हम मिला के जो लाइन बनाते हैं उसे विकर्ण कहते हैं, ठीक है। और अगर आप एक स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर में भी अगर आप ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो आपका विकर्ण होता है, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि विकर्ण हमेशा लेफ्ट साइड से आपको यहाँ से ड्रॉ करना है, ठीक है। मैंने एरो बना दिया है, याद रखना आप हमेशा। तो मुख्य विकर्ण क्या होता है, वर्ग आव्यूह के वह अवयव, वर्ग आव्यूह का मीन्स एम और एन बराबर होने चाहिए, यानी कि 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3, वह अवयव जिनके लिए आई इक्वल टू जे, यानी कि आई इक्वल टू जैसे कि 1 आई है तो जे भी 1 होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4, जितने भी 2 3 3 से ज्यादा तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने वर्ग आव्यूह के दो एग्जांपल पढ़े हैं, 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3, ठीक है। विकर्ण अवयव कहलाते हैं, ठीक है, तथा इन अवयवों के अनुदिश रेखा को मुख्य विकर्ण कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं कि अगर आप यहाँ से विकर्ण ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन में 3 अवयव आएंगे, 3 5 4, तो ये आपका क्या होगा, मेन डायगोनल हो गया या फिर मुख्य विकर्ण हो गया, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? और ये एग्जांपल आपको वर्ग आव्यूह में ही लेना है, यानी कि 3 क्रॉस 3 में या 2 क्रॉस 2 में। नेक्स्ट चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट शून्य आव्यूह, कई बार यूज भी करेंगे हम इसे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शून्य आव्यूह, इंपॉर्टेंट है, मैंने डबल स्टार बना रखा है। शून्य आव्यूह को हम ओ से प्रेजेंट करते हैं, ये ओ है, जीरो नहीं है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ओ लिखा होता है उसे जीरो समझ लेते हैं। इस ओ की वैल्यूज होती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 क्रॉस 3 का लिया है, तो और भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम ओ 2 लेना चाहें, 2 का मीनिंग 2 क्रॉस 2 का, ठीक है। ओ 3 लेना चाहें मीन्स 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 3 क्रॉस 3 का हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट है हमारा इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, या इंग्लिश में आप इसे याद रख लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी स्पेलिंग आई से स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, विकर्ण, जो अभी मैंने आपको मेन डायग्राम में पढ़ाया था विकर्ण, उसमें अवयव डिफरेंट है, इसमें विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, 1 1 होते हैं, और बाकी अदर अवयव क्या होते हैं, 0 होते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, 2 क्रॉस 2 का मैंने लिखा है I2, और मैंने 3 क्रॉस 3 का भी लिखा है ये रहा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं डायगोनल के एलिमेंट 1 1 1 है, बाकी 0 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना रखा है मैंने, एग्जाम में पूछी जा चुकी है और कई बार हम इसका यूज भी करते हैं।
तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं विकर्ण अवयव। ठीक है, विकर्ण अवयव भी एग्जाम में आया हुआ है, पहले पूछा जा चुका है डेफिनेशन। ठीक है, अभी तक आपने देखा विकर्ण अवयव हमने किस में लिया था, वर्ग अवयव में, यानी कि या तो 2x2 एग्जाम्पल ले सकते हैं या 3x3। यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी डेफिनेशन अलग है बस, कि विकर्ण अवयव में क्या आपके पास विकर्ण के तो एलिमेंट होंगे, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, DIG मीन्स डायगोनल की स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट हमने ले लिए। ठीक है, तो DIF से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में DIF लिखा हुआ है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अदिश अवयव। अदिश मीन्स स्केलर होता है, यानी कि कांस्टेंट मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स। ये भी सेम विकर्ण अवयव से रिलेटेड, आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें अवयव अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, और वहीं इकाई अवयव में एलिमेंट क्या है, 1 1 1। तो ये तीनों एक दूसरे से सिमिलर है, इसीलिए मैंने इनका सीक्वेंस बनाया है 8 9 10। जब विकर्ण के अवयव 1 1 होंगे तो उसे हम बोलेंगे इकाई अवयव, जब विकर्ण के अवयव डिफरेंट होंगे उन्हें हम बोलेंगे विकर्ण अवयव, जब विकर्ण के अवयव सेम होंगे, सेम यानी कि 1 के अराउंड, यानी कि 1 नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा अगर कोई होगा उसे हम बोलेंगे अदिश अवयव। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि क्या इकाई अवयव भी एक तरीके का अदिश अवयव है, तो बिल्कुल हाँ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बनेंगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है। ठीक है, और हमारा पर्पस यही है कि आपको क्वेश्चन करने तो आए, पर साथ में आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, कि अगर कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे सॉल्व कर दें। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ऊपरी त्रिभुजीय अवयव, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी इससे रिलेटेड है, यानी कि वर्ग अवयव होएगा, विकर्ण अवयव होएगा। ठीक है, तो इसमें आप देखिए मेन डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए आप, इसमें ये आपने ड्रॉ करने सीख लिया है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं इस विकर्ण अवयव के नीचे जितने अवयव हैं वो हमेशा क्या होंगे, जीरो। ठीक है, यानी कि एक ट्राइंगल सा बन रहा है, वो ट्राइंगल देख रहे हैं आप, ऊपर बन रहा है ट्राइंगल। ठीक है, लाइक ऐसे। तो जब ऊपर ट्राइंगल बनता है तो हम बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजीय अवयव, यानी कि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसी के विपरीत, इसी के अपोजिट हमारी नई डेफिनेशन है, वो है निम्न त्रिभुजीय अवयव। यानी कि फिर से आप मेन डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे, मेन डायगोनल ड्रॉ करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो ट्राइंगल है वो नीचे बनेगा। ठीक है, और जब नीचे बनेगा ऊपर के अवयव जीरो होंगे, नीचे ट्राइंगल बनेगा तो उसका नाम हो जाएगा निम्न त्रिभुजीय अवयव। ठीक है, क्योंकि ऊपर ट्राइंगल तो ऊपर का त्रिभुज, नीचे ट्राइंगल तो नीचे का त्रिभुज। आई होप आपको ये डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए प्लीज, आई विल रिजॉल्व इट। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ आपका। अगर वर्ग अवयव आपका, ठीक है, नंबर 3 पे मैंने आपको कराया था वर्ग अवयव। ठीक है, नंबर 6 में मैंने आपको कराया था मुख्य विकर्ण, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 7 आपका जीरो मैट्रिक्स या फिर शून्य अवयव, इंपॉर्टेंट है। 8 इकाई अवयव, ये भी इंपॉर्टेंट है, और विकर्ण अवयव ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आपको इकाई अवयव आता है तो आप 9 10 तो इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, 11 12 भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट आने चाहिए। ठीक है, और अदर एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको कोटि क्रम क्लियर हो गया हो, क्योंकि नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन इन पे प्रैक्टिस करेंगे वो अवयव कैसे निर्माण करते हैं वो सीखेंगे, और उसका क्रम निकालना और कोटि निकालना और उसके अवयव निकालना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं ये पूरा चैप्टर 2 या 3 वीडियोस में कंप्लीट कर दूंगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।